हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। हेडिंग देखकर तो आप समझ ही जाते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस सोशल साइंस का चैप्टर 10। ठीक है, जिसके हमने कुछ पार्ट्स को कुछ पॉइंट्स को हमने पहले कवर कर लिया था। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा कि शासन का अर्थ क्या है, कानून की आवश्यकता हमें क्यों है, शासन क्या है, कानून क्या है, सरकार क्या है, और शासन के जो तीन अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्या है इसके बारे में भी हमने समझा था। तो ये पॉइंट हमारा कवर हो चुका था। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो था कि हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, तो इसके अंतर्गत हमने वही पॉइंट देखा था कि सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं, है ना। सरकार के जो तीन स्तर हैं वो इसी टॉपिक में आएगा, तो वो हम उस टॉपिक को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। हमारा एक टॉपिक और है लोकतंत्र का अर्थ क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जो दो टॉपिक है इन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं कि सरकार के तीन स्तर कौन कौन से होते हैं। सरकार के तीन अंग तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरकार के तीन स्तर कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सरकार के तीन स्तर कौन कौन से होते हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो वो कम से कम क्या करती है, दो स्तरों पर कार्य अवश्य करती है। कौन कौन से दो स्तर हैं, एक पहला है स्थानीय स्तर और दूसरा कौन सा है, राष्ट्रीय स्तर। मतलब कम से कम दो स्तर होने चाहिए। तो अब ज्यादा से ज्यादा कितने स्तर हो सकते हैं, ये प्रश्न भी तो आपके मन में आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं, भारत सहित अनेक देशों में ये तीन स्तरों पर कार्य करती है। कितने हो सकते हैं, तीन स्तर। ठीक है, स्थानीय स्तर, राज्य या प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर। देखिए, अगर राज्य स्तर बोल रहा है या प्रादेशिक स्तर बोल रहा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों एक ही हैं। ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है कि जब एक चीज के दो नाम होते हैं तो हमें यही समझ में नहीं आता कि ये एक है या अलग अलग है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये याद रखना है, एक है स्थानीय स्तर, एक है राज्य या प्रादेशिक स्तर और दूसरा तीसरा कौन सा है, राष्ट्रीय स्तर। अब प्रत्येक स्तर के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, भिन्न भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। मतलब अलग अलग ये कार्य करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बल्ब तो आपने देखा ही होगा, रोशनी के लिए आपने लगाया ही होगा। अगर मान लीजिए ये बल्ब क्या हो जाता है, ये बल्ब जलना बंद हो जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप क्या करेंगे। देखिए, जब ये बल्ब ऑफ हो जाएगा तो आप सबसे पहले शायद ये करेंगे, आप क्या करेंगे ये बताइएगा, मैं अनुमान के हिसाब से बता रही हूँ कि आप क्या करेंगे, आपके घर का जो स्विच बोर्ड है उसे ऑन या ऑफ करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं बल्ब का फ्यूज तो नहीं उड़ गया है। ये दो चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपने देखा कि नहीं भाई बल्ब का फ्यूज भी ठीक है और उसके बाद आपने देखा कि बोर्ड भी सही है, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आए तो उसके बाद आप तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, है ना। इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे तो वो क्या देखेगा, वो इस बात की जांच करेगा कि जो बिजली है वो सही से आपके घर में, जो बिजली का फ्लो है वो आपके घर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो इस बात का पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम है वो घर में समस्या है या नहीं है बिजली की। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हो गए। तो अगर इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे भी समस्या ये मिलती है कि आपके घर से कोई समस्या नहीं है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे बिजली विभाग में। ठीक है, आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे बिजली विभाग में। देखिए, आपका ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में बल्ब ऑफ हुआ और आप डायरेक्ट आ गए कहाँ, बिजली विभाग। नहीं आएंगे ना बिजली विभाग, पहले क्या करेंगे, आप कुछ प्रोसेस अपनाएंगे कि पहले ऑन ऑफ करके देखिए, पहले बल्ब को चेक करेंगे, फिर स्विच ऑन ऑफ करेंगे, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलवाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे बिजली विभाग। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि भारत में जो इनके क्या होते हैं, भारत में जो सरकारें हैं, जो सरकार के विषय हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब सभी स्तर पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। अब आपको ये लग रहा हो ना कि ये तीन स्तर बनाए क्यों हैं, तो ये तीन स्तर बनाने का कारण ही यही है कि जैसी समस्या है उसे उस स्तर पर सुलझाया जाएगा। अगर हम भारत में देखते हैं, भारत की बात करते हैं हम, तो भारत में देखिए स्थानीय सरकारें, ठीक है, जो हमने तीन देखे, स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें या फिर ये क्या होंगी, प्रादेशिक सरकारें भी इनको बोल सकते हैं। और एक पॉइंट और है, केंद्र सरकार या संघ सरकार। केंद्र सरकार या संघ सरकार एक ही होती है, ठीक है, नाम सिर्फ अलग अलग है इनके। जैसे आपका नाम घर में कुछ और होगा, स्कूल में कुछ और होगा, लेकिन आप हैं तो एक ही बंदे ना। तो उसी प्रकार से क्या है कि केंद्र सरकार और संघ सरकार सिर्फ नाम अलग अलग है ये एक ही। ठीक है, अब देखिए, जो स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय सरकार किस स्तर पर होंगी, नगर अथवा ग्राम स्तर पर।
ठीक है। जो ग्राम स्तर पर होंगी वो कौन सी सरकार होगी, स्थानीय स्तर पर। अब राज्य स्तर पर, जैसे ये समझ लीजिए ये आपके गांव की सरकार है, ठीक है। फिर उसके बाद राज्य स्तर पर आप जिस राज्य में रह रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य की जो सरकार होगी वो क्या कहलाएगी, राज्य सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरे भारत के लिए जो सरकार होगी उसे क्या कहा जाएगा, उसे केंद्र सरकार कहा जाएगा। तो आई होप आपको ये सरकार के जो 3 स्तर हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार के 3 स्तरों की आखिर हमें आवश्यकता ही क्यों है। तो देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में क्या है, किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, ठीक है, लेकिन बाढ़ क्या है, ज्यादा भीषण नहीं है, सिर्फ क्या है, थोड़ा पानी ही भरा हुआ है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम नहीं, जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, मतलब जो स्थानीय सरकार से संबंधित अधिकारी हैं, वो क्या करेंगे, स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है, जो किससे संबंधित है, स्थानीय सरकार से, है ना। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब होता है अधिकारी, है ना। ऐसे अधिकारी जो स्थानीय सरकार से संबंधित हैं वो इस समस्या का क्या करेंगे, निपटान कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हम ऐसा देखते हैं कि अगर जैसे मतलब बाढ़ का जो पानी है वो क्या है, नगरों और गांव को भी प्रभावित कर रहा है, मतलब क्या है, बाढ़ थोड़े से बड़े स्तर की है। मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया कि एक सामान्य सी समस्या कि थोड़ा पानी भर गया है। लेकिन अगर इससे थोड़ी और ज्यादा बड़ी समस्या हो जाती है कि गांव में भी पानी भर गया है, ठीक है, नगरों में पानी भर गया है, तो अब ये क्या है, इस देखिए समस्या का लेवल क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में जो राज्य सरकारें हैं, मतलब जैसे अगर मान लीजिए, जैसे अगर एमपी की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए एमपी का जो भोपाल है, अगर वहां भोपाल में पानी भर गया हुआ है, ऐसी बाढ़ की समस्या देखने को मिल रही है, तो वहां पर जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो यहाँ पर सबसे पहले पहल करेगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि बाढ़ का स्तर मतलब इस स्थिति का है कि मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है, बहुत ही बड़े लेवल की बात हो रही, पूरे भारत में अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ना ही स्थानीय प्राधिकारी और ना ही राज्य सरकारें, अब किसकी जिम्मेदारी होगी है, अब इसकी जिम्मेदारी होगी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के साथ में राज्य सरकार, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही काम करेगी, केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकारें भी काम करेंगी, स्थानीय प्राधिकारी भी काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको क्या है, आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास थोड़ी चले जाएंगे, पहले क्या करेंगे, पहले आप अपने मॉनिटर से बात करेंगे, ठीक है। मॉनिटर के बाद क्या होगा, मॉनिटर अगर मॉनिटर बात संभाल पा रहा है तो ठीक, नहीं संभाल पा रहा है तो आप किसके पास जाएंगे, क्लास टीचर के पास जाएंगे। क्लास टीचर भी अगर मान लीजिए बहुत बड़ी समस्या है, क्लास टीचर भी नहीं संभाल पा रही, तो आप किसके पास जाएंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे। तो ये जो भारत सरकार है, ये जो केंद्र है, संघ सरकार है, ये प्रिंसिपल ही है। जो राज्य सरकार है ये हमारे स्कूल में टीचर के समान है, और जो स्थानीय प्राधिकारी है ये हमारे स्कूल का, जो हमारी क्लास का मॉनिटर है वो है, ठीक है। तो जिस स्तर की समस्या होगी उस स्तर के व्यक्ति के पास हम जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें इन अलग अलग सरकारों की जरूरत ही क्यों पड़ती है। अब हम ये देखते हैं कि जो न्यायपालिका है, जो अभी हमने सरकार के जो शासन के 3 अंग हैं उनके बारे में बात करी, तो अखिल भारत मतलब संपूर्ण भारत में क्या है और राज्य स्तर में क्या है, किस तरीके से इनका काम होता है। तो देखिए, न्यायपालिका जो है, तो न्यायपालिका में अगर अखिल भारत की बात करेंगे, पूरे भारत के लिए, तो क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मैंने आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपने नहीं बताया तो मैं आपको बता देती हूँ कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर अगर हम राज्य स्तर की बात करते हैं तो राज्य स्तर में क्या है, उच्च न्यायालय, ठीक है। ये क्या है, जो उच्च न्यायालय है ये सभी राज्यों के लिए, भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, जबलपुर में स्थित है,
ठीक है। इसकी दो खंडपीठ भी हैं, मतलब क्या है, इसकी दो शाखाएं भी हैं। वो कहाँ पर स्थित है? वो है इंदौर में, एक इंदौर में है और दूसरी कहाँ है? दूसरी है ग्वालियर में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गई, अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहता है तो उसे दिल्ली जाना होगा, जो कि तिलक मार्ग में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय भारत का। और अगर हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सभी राज्यों के अलग अलग उच्च न्यायालय होते हैं। अब हम बात करते हैं विधायिका की, कि विधायिका अगर राष्ट्रीय स्तर पे है तो कैसी होगी और राज्य स्तर पे है तो किस प्रकार की होगी। देखिए, विधायिका के बारे में हमने देखा था कि विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून का निर्माण करती है। ठीक है, वर्तमान में अगर ऐसा कोई कानून है जो जनता के हित में नहीं है तो उसे क्या करती है? निरस्त भी करती है। और ऐसे कानून जिनमें क्या है, जिनमें बदलाव की जरूरत है, उनमें क्या करती है? ये संशोधन का कार्य भी करती है। ठीक है, ये विधायिका के क्या हो गए? कार्य हो गए। तो देखिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत के स्तर पर देखा जाए तो क्या होता है, इसमें दो सदन होते हैं। कौन कौन से दो सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण करती, मतलब ये जो सदन है ये पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या है, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब सदन क्या होता है? सदन, यहाँ एक शब्द यूज हुआ है तो हम सदन के बारे में देखते हैं कि सदन मतलब ऐसी सभा जहां क्या होता है, सदन क्या होती है? सदन एक सभा होती है। ठीक है, जहां पर क्या होता है? जहां पर कानूनों पर चर्चा की जाती है, मतलब बातचीत की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, कानूनों पर चर्चा की जाती है और उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें पारित भी किया जाता है। ठीक है, कानून को पारित भी कहता है। पारित क्या होता है, इस शब्द के बारे में हम आगे समझेंगे, ये भी एक बड़ा शब्द है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो सदन क्या होता है? सदन एक प्रकार की सभा है जहां पर कानून पर चर्चा होती है और कानून को पारित भी किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी राज्य से संबंधित विधायिका है, केंद्र की विधायिका अलग होगी। केंद्र मतलब पूरे भारत की बात हो रही है और राज्य मतलब किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात हो रही, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, किसी भी राज्य को लेकर हम इसके संबंध में बात कर सकते हैं। राज्य का एक विधानमंडल अथवा विधानसभा, ठीक है, क्या होगा? एक विधानमंडल अथवा विधानसभा होगी। क्या अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि अधिकांश राज्यों में क्या होती है? विधानसभा होती है। ठीक है, जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ क्या होती है? विधान परिषद भी होती है। जरूरी नहीं है कि राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हो, विधान परिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन विधानसभा तो होगी ही। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान है। अब हम देखते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में देखिए, मैंने यहाँ बताया था आपको कि अगर यहाँ पे संघ सरकार शब्द यूज हो या फिर केंद्र सरकार शब्द यूज हो, दोनों क्या है? एक ही है। जैसे अगर मान लीजिए आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम आपका कुछ भी अच्छा सा राजीव है, अगर जैसे ऐसा मान लीजिए, ठीक है, और घर का नाम क्या है? राजू। तो आप अलग अलग तो नहीं है, क्या है? एक ही बंदे हैं ना, है ना? राजीव कहो चाहे राजू कहो, एक ही बात है। तो वैसे यहाँ पर केंद्र सरकार कहिए या फिर संघ सरकार कहिए, केंद्र सरकार की ही बात हो रही है जो पूरे भारत के लिए है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति, प्रमुख और औपचारिक प्रमुख, है ना, और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर। तो अब हम देखते हैं कि सशस्त्र सेनाएं क्या होती हैं। जो हमारे भारत की जल सेना है, ठीक है, जल सेना, थल सेना और कौन सी है? वायु सेना। जो तीनों ही सेना है, इन तीनों ही सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होंगे वो कौन होंगे? वो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, औपचारिक प्रमुख। औपचारिक का मतलब क्या होता है? औपचारिक का मतलब ये होता है कि जैसे जो भारत के राष्ट्रपति हैं और जो राज्यों के राज्यपाल हैं, ये क्या है? ये कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख ऐसा दिखाते तो हैं कि ये वास्तविक प्रमुख है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? वो होती हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास में। तो ये क्या है? ये सिर्फ औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी के लिए इन्हें ऐसा बताया जाता है कि ये प्रमुख है।
ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और औपचारिक प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति। उसी प्रकार अगर हम राज्यों की बात करें तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का पद होता है, उसी प्रकार राज्यों में कौन सा पद होता है? राज्यपाल का पद होता है। और ये पद भी कैसा होता है? औपचारिक प्रधान होता है। ये बिल्कुल जैसा राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं या जैसे राष्ट्रपति के कार्य होते हैं सेम ऐसे ही होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, वो क्या अंतर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री देखिए क्या होता है? ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। मतलब कौन सी कार्यपालिका? अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह कार्यपालिका के प्रमुख लिखे, तो यहाँ पर बात हो रही है केंद्र सरकार की, ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है राज्य सरकार की। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, इस टाइप से। अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका के कार्य और दायित्व ये क्या है? ये इसकी विस्तृत सूची नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं जिन पर केंद्र सरकार नियम बनाती है या फिर राज्य सरकार इनको देखती है। क्या है? कुछ इसमें से कुछ मामले दिए हुए हैं और बहुत लंबी सूची रहती है। जैसे रक्षा, अगर भारत की रक्षा से संबंधित कोई मामला है तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। विदेशी मामले, अगर जैसे मान लीजिए कि किसी विदेशी राज्य को भारत की सीमा में शामिल करना है या कोई विदेशों से कोई संधि करनी है, कोई भी अगर युद्ध की स्थिति बन रही है तो वो सभी कौन देखेगा? केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। परमाणु ऊर्जा, संचार, ठीक है, अगर जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो किस में आएगा? वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। मुद्रा, है ना, मुद्रा से संबंधित कोई मामला है तो वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। अंतरराज्यीय वाणिज्य, मतलब ठीक है। फिर शिक्षा, शिक्षा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए ये केंद्र सरकार के अंतर्गत भी है और राज्य सरकार के अंतर्गत भी हमें देखने को मिल रहा है। और राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन करना भी केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखते हैं हम पुलिस, पुलिस का जो एक ये जो है पुलिस और कानून व्यवस्था बनाने का कार्य राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन करना। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसको क्या है? उसको राज्यों के द्वारा राज्य स्तर पर अपनाया जाएगा। ये कार्य किसका है? राज्य सरकार का है कि जो केंद्र के द्वारा कानून बनाए गए हैं उन्हें राज्यों के द्वारा अपनाया जाए और उनका कार्यान्वयन करना, मतलब उनको लागू करवाना। ठीक है, अपना तो लिया है लेकिन लागू करना भी तो जरूरी है ना। जन स्वास्थ्य, मतलब लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। शिक्षा, कृषि, सिंचाई और स्थानीय सरकारें जो है ये टॉपिक भी किसके अंतर्गत आएगा? जो ये पॉइंट है ये भी राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। मतलब ये है कि अगर रक्षा से संबंधित कोई मामला है तो केंद्र सरकार देखेगी, अगर पुलिस या कानून व्यवस्था से संबंधित कोई मामला है तो उसे राज्य सरकार हैंडल करेगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे। इसके साथ इन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत से कार्य किए हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, पहले हम ये देखते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये है इनका पूरा नाम। शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं? शॉर्ट में हम लिख देते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक सामान्य परिवार में। और कब हुआ? 1931 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1931 में जन्म हुआ और कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ, मतलब भारत के दक्षिणी वाले क्षेत्र में। और आगे हम देखते हैं इनके बारे में, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन इनको क्यों कहा जाता है अब हम ये देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, है ना, अंतरिक्ष में जो कार्यक्रम थे उसमें इनका विशेष योगदान रहा। मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इन्हें ये राष्ट्रपति तो रहे ही हैं भारत के, इसके साथ में इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे मतलब योगदान दिया है, इस कारण से इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति के पद पर ये, तो भारत के ये कौन से राष्ट्रपति रहे हैं? भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में ये रहे हैं। और समय कब से कब तक रहा? तो समय रहा 2002 से 2007 तक, है ना, 5 साल तक इनका समय रहा। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में। कोई महान व्यक्ति है जिन्होंने महान कार्य किए हैं तो उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी जानकारी इकट्ठी कर ले उतना अच्छा है आपके लिए। अब हम देखते हैं कि भारत के युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े स्वप्न देखने और कठोर परिश्रम करने के लिए इन्होंने
क्या किया है, प्रोत्साहित किया। देखिए जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि बड़े सपने देखना चाहिए। लेकिन क्या है, बड़े सपने देखने से कुछ नहीं हो जाता है। इसके लिए क्या है, इसके लिए उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आपको कठोर परिश्रम भी करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम दिन रात बड़े सपने ही देखते रहें और सब कुछ साकार हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बड़े सपने तो जरूर देखिए, लेकिन उसके साथ में कठोर परिश्रम करने के लिए भी तैयार रहें। राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है। ठीक है, ये सांकेतिक शब्द जो यूज हुआ है, अभी मैंने बताया था कि सांकेतिक जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद होता है, ये क्या होता है, सांकेतिक होता है ना। फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मतलब क्या है, भले ही इनका राष्ट्रपति के रूप में जो पद था वो सांकेतिक था, लेकिन इन्होंने असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो युवाओं को या किसी भी वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दी। हम कुछ लाइंस देखते हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी, ये बहुत ही प्रभावित करती हैं। देखिए क्या कहते हैं ये, आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा मित्र है, और जो लोग सपने देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं, वे उन्हें सर्वोत्तम सहायता देने के लिए तत्पर है। मतलब क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अकेले ही परिश्रम कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं है। आकाश की ओर देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड आपका मित्र है। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त निष्ठा रखिए। मतलब क्या है, फोकस्ड माइंड होना चाहिए हमें। स्वप्न का अर्थ सोते समय स्वप्न देखना नहीं, बल्कि स्वप्न वे हैं जो आपको सोने ना दें। ठीक है, आप भर भर के नींद ले रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं कि आप अच्छी पोस्ट मिल जाए आपको या आप जीवन में सफल हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, उन सपनों के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जागना भी होगा। यदि 4 बातों का ध्यान रखें, बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान हासिल करना, कठिन परिश्रम करना और सतत प्रयास करना, तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी बातें इन्होंने कही है कि अगर कोई व्यक्ति कभी फेल हो जाता है तो उसे फेल से डरना नहीं है ना। क्या है, हमें 4 बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो बड़ा लक्ष्य रखना है, फिर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान हासिल करना, कठिन परिश्रम करना और लगातार प्रयास करना। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप हमेशा ही फेल होंगे, 10 बार 50 बार फेल होंगे, उसके बाद कभी तो आपको सफलता मिलेगी ही ना। और सफल, जब हम असफल होते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हमसे कहाँ गलती हो गई, क्या हमें नहीं करना था। यदि आप असफल होते हैं तो भी हार नहीं मानिए। FAIL, FAIL का मतलब क्या होगा, FAIL मतलब इसे हम क्या कहते हैं, फेल। लेकिन जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो फेल को क्या कहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब सीखने की दिशा में पहला कदम। ठीक है, यानी सीखने की दिशा में पहला प्रयास। अंत एंड नहीं है, जो END एंड कहते हैं ना कि अब क्या हो गया, अब तो मेरा एंड हो गया। अर्थात प्रयास कभी निरर्थक नहीं होते। एफर्ट नेवर डाइज, एफर्ट नेवर डाइज, मतलब जो प्रयास है वो कभी भी निरर्थक नहीं होते हैं। ठीक है, यदि आपको उत्तर में ना या फिर क्या मिले, नो मिले, तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए कितने मतलब नकारात्मक वर्ड्स को भी इन्होंने इतने सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है कि आप अगर इन चीज को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते तो आप कभी भी हार नहीं मान सकते हैं। अर्थात अगले अवसर के लिए तैयार रहे, अतः सकारात्मक रहे। तो इसीलिए जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, सकारात्मक रहें। ठीक है, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आप जीवन की हर परिस्थिति से आगे निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। आपने जरूर ये शब्द सुना होगा कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब भारत कैसा है, लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। तो इस लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, अभी देखिए हमने पिछली स्लाइड में किसकी बात करी थी, जनप्रतिनिधि शब्द की बात करी थी, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था कि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जो जनता का क्या करे, जनता का प्रतिनिधित्व जो करता है उसे कहा जाता है जनप्रतिनिधि। जनता का प्रतिनिधित्व जो करता है उसे कहा जाता है जनता प्रतिनिधि, है ना। तो भारत में क्या है, अधिकांश देशों ने शासन प्रणाली में क्या, लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर किसे अपनाया गया है, लोकतंत्र को। अब हम लोकतंत्र के बारे में समझते हैं कि ये शब्द आया कहां से। तो लोकतंत्र जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से आया है। ठीक है, डेमोक्रेसी से आया है। तो जो ये डेमोक्रेसी शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों,
ठीक है, आया कहाँ से है? अंग्रेजी भाषा से। और ये जो डेमोक्रेसी, अब हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो ये क्या है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस अर्थात लोग, डेमोस का मतलब क्या होता है? डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेटोस, क्रेटोस का अर्थ होता है शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति से बना हुआ, मतलब एक ऐसा शासन तंत्र जो किसकी शक्तियां किसमें है? लोगों के पास एक्चुअल में शक्तियां हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? लोक शासन या गणतंत्र, मतलब लोगों का शासन। मतलब देखिए, इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि भारत के द्वारा, देखिए भारत में आपने ये देखा हो कि चुनाव, जब बहुत चुनाव प्रचार प्रसार होता है तो बहुत सारे गाने बजते हैं, अधिक मतलब जो चुनाव में जो खड़े रहते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो घरों घर जाते हैं, अपने योजनाओं के बारे में बताते हैं कि क्या उनका मोटिवेशन है, मतलब क्या उनका उद्देश्य है, आगे चलकर वो क्या करेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो ये क्या होता है? इसके लिए क्या होता है? एक चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो हर व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जाकर क्या करता है? वोट करता है। जब वो वोट करता है और वोटों की गिनती होती है और जिसे जनता ज्यादा पसंद करती है उसे ही क्या किया जाता है? चुना जाता है। और वही प्रत्याशी क्या बनता है? जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। मतलब इसमें देखिए, जो जनप्रतिनिधि बना हुआ है उसे बनाया किसने है? इस प्रकार की जो जनता है। तो एक्चुअल शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। जनता जिसे चाहे जिता दे, जनता जिसे चाहे हरा दे। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लोगों का शासन। अब हम ये देखते हैं कि हमें इन प्रतिनिधियों की आवश्यकता क्यों होती है। क्या जनता स्वयं जाकर सरकार को अपनी नीति सॉरी मैंने गलत लिख दिया, जनता, है ना? क्या जनता स्वयं जाकर अपनी समस्याओं के बारे में डायरेक्ट सरकार को नहीं कह सकती? क्या जरूरी है कि हमें मध्यस्थ के रूप में जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और आपको स्कूल में कुछ बेसिक सी डेस्क की समस्या है, पानी की समस्या है, वॉशरूम की समस्या है, किसी भी चीज की समस्या है, तो आप क्या करेंगे? आप सभी बच्चे स्कूल के जो है वो क्या करेंगे? एक मॉनिटर बनाएंगे। ठीक है, जो भी अगर आपकी क्लास का कोई मॉनिटर है तो आप उसे क्या कहेंगे कि भाई बहन मुझे ये समस्या हो रही है। अब ये जो मॉनिटर है ये आगे जाके क्या करेगा? आपके प्रधानाचार्य मतलब आपके प्रिंसिपल के पास जाएगा और बोलेगा कि मैम या सर, बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस प्रॉब्लम का क्या करें? सॉल्यूशन करें। क्या पूरी क्लास टीचर प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकती थी? जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन क्या है, कभी भीड़, इतनी भीड़ जाएगी, सारे बच्चे अपनी अपनी सिर्फ एक ही बात को, सारे बच्चे जो हैं, जैसे मान लीजिए इतने सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जाकर प्रिंसिपल को बात कह रहे हैं, तो कुछ बात प्रिंसिपल को समझ में आएगी, कुछ बात नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि भीड़ है ये। अगर एक अकेला व्यक्ति जाता है और वो अपनी बात रखता है तो वो क्या करेगा? थोड़े अच्छे तरीके से भी रखेगा, समझने वाले को भी समझ में आएगी और समस्या का समाधान भी समय से हो जाएगा। जब इन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि समस्या क्या है तो ये समाधान कैसे करेंगे? तो यही कारण है कि हमें एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कोई कहेगा, जैसे अगर मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं, अगर मान लीजिए सभी को समस्या है, अगर जैसे मान लीजिए कोई कभी क्या है, कभी कोई स्कूल नहीं गया है, अगर जैसे ये बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, ठीक है, ये बच्चा कहीं घूमने चला गया है, इसकी तबीयत खराब है, तो सिर्फ इतने लोग जाएंगे तो ये लोग इनकी समस्या को भी थोड़ी बता पाएंगे। ठीक है, सभी लोगों की समस्या नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर सभी मिलके इसको समस्या बता दे एक बार में, तो ये क्या करेगा? ये सबकी समस्या को यहाँ पर जाके प्रिंसिपल के सामने रख देगा। तो यही जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत कहाँ लागू होता है? यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। अब हम आगे देखते हैं, चुनाव के माध्यम से क्या होता है? जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चयन करती है। चयन का मतलब क्या होता है? चुनाव। और जो वोट देने वाली प्रोसेस है, इसके कारण हम भारत को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि भारत में लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि शक्ति किसके पास में है? शक्ति है जनता के पास में, इसीलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र शब्द के बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड में समझा कि ये डेमोक्रेसी शब्द से आया है, जो दो शब्दों डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बना हुआ है। जिसमें डेमोस का अर्थ क्या है? लोग, और क्रेटोस का अर्थ है कि वो शासन प्रणाली या शक्ति। अब देखिए, राज्य के स्तर पर अगर किसी व्यक्ति का चुनाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, है ना? आपने भी सुना होगा विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, सो व्यवस्था करनी होगी। और राष्ट्र के स्तर पर यदि हम किसी का चुनाव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। ठीक है, राज्य के स्तर पर अगर बात हो रही है तो विधायक, और राष्ट्र मतलब केंद्र के स्तर पर बात हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है।
ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा, देखिए अगर विधायक है तो वो कहाँ आएगा, विधानसभा में, और विधानसभा कहाँ होती है, राज्यों में। अगर सांसद है तो सांसद कहाँ आएगा, लोकसभा में, और लोकसभा कहाँ होती है, लोकसभा होती है केंद्र में। हमने पहले ये देख चुके हैं कि केंद्र के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन देखिए लोकसभा और राज्यसभा तो है, लेकिन ये सदस्य सभी कहाँ जाएंगे, लोकसभा, मतलब लोगों की सभा, जनता की सभा में ही जाएंगे ये चुनकर, और जो विधायक है वो विधानसभा में जाएंगे। ठीक है। समस्याओं और समाधान पर क्या करते हैं, ये विचार विमर्श करते हैं, मतलब इनका कार्य क्या होता है, ये समस्याओं और उन समस्याओं का क्या समाधान निकाल सकते हैं उस पर विचार विमर्श करते हैं। मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। देखिए जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो तभी हमने देखा था कि एक परिवार में अगर 4 सदस्य रहते हैं ना, तो उन चारों सदस्यों में ही किसी बात पर क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। ये 4 मेंबर हैं तो जरूरी नहीं है कि ये चारों मेंबर किसी एक बात पर एग्री हो जाए। तो फिर क्या होता है, फिर कोई एक व्यक्ति, जैसे आपके पापा हैं या आपकी मम्मी हैं, तो वो क्या करेंगे, इन चारों को एक बात पर एग्री करने के लिए तैयार करती हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक दूसरे से संवाद, और ये कैसे पॉसिबल होता है, बातचीत करके। तर्क वितर्क, वो अपने तर्क देते हैं, ये अपने तर्क देते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या देखा है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें शुरू में हमने देखा था शासन, सरकार और कानून के बारे में, है ना। क्यों हमें कानून की जरूरत पड़ती है, सरकार के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, है ना। अंग के बारे में हमने क्या देखा था, विधायिका, कार्यपालिका और, सॉरी इसमें मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंग कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्या है, ये सरकार के शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सरकार के जो 3 स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, राज्य स्तर पर कौन सा होता है, केंद्र स्तर पर कौन सा होता है, और जो स्थानीय स्तर होता है उस पे कौन से स्तर होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने और भी पॉइंट्स देखे, लोकतंत्र के बारे में समझा है हमने, विधायिका और हमने क्या देखा, विधायिका के साथ में हमने देखा है विधायक, विधायक के साथ हमने एक पॉइंट और देखा है सांसद, कि जैसे किसी व्यक्ति का चुनाव अगर मान लीजिए किस प्रकार से राज्य के स्तर पर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विधायक। और अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो चुनाव है वो राष्ट्र स्तर पर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सांसद। और ये जाते कहाँ पर है, अगर विधायक है तो विधायक जी जाएंगे कहाँ, विधानसभा में। और अगर मान लीजिए वो सांसद के रूप में चयनित होते हैं तो वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे लोकसभा में। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।